आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी माइनर पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 18 तारीख आज डेट है। आज के डेट में जितना भी एग्जाम था, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो या फिर सेकंड सिटिंग में हो, आज के डेट का जो एग्जाम है वो 1 जुलाई को चला गया है, यानी 1 जुलाई को होगा आज के डेट वाला एग्जाम। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है। और 19 तारीख या फिर 19 तारीख के बाद वाला जितना भी पेपर है वो सभी पेपर होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग 19 तारीख का जो पेपर है हिंदी माइनर पेपर, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मैच करेंगे। आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, नाटक का उद्भव और विकास, यानी नाटक का जो विकास हुआ था, उसका उद्भव हुआ था, वह किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इसके उत्तर आपको बहुत तरीके से मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से एडिट किया है। यहाँ पर आंसर को एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद समझकर आप इसी तरीके से आंसर लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, आपको उत्तर में क्या लिखना है, नाटक का अर्थ व परिभाषा। तो नाटक का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, नाटक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति नट जोड़ अक से बनी हुई है, जिसका मतलब होता है नाटक। नाटक समझते हो ना, एक ऐसा अभिनय, जैसे अगर कोई भी घटना है, अब उस घटना से रिलेटेड आप अभिनय करके, अभिनय का मतलब क्या होता है, एक्टिंग करके, डायलॉग बोलकर, उस तरीके से अगर आप किसी मंच में, किसी स्टेज में अगर आप, या फिर किसी शो में अगर आप उस तरीके से एक्टिंग करके अभिनय कर रहे हो, उसी को नाटक बोला जाता है। नाटक की परिभाषा देख लेते हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या बोला गया है नाटक के परिभाषा में, कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। यानी जो भी भाव है, ठीक है, उस भाव को अभिनय करके, यानी एक्टिंग करके, एक्टिंग के माध्यम से, जिनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या बोला गया है नाटक के परिभाषा में, कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। यानी जो भी भाव है, ठीक है, उस भाव को अभिनय करके, यानी एक्टिंग करके, एक्टिंग के माध्यम से उद्गार करना, यानी उसको दिखाना, वही नाटक कहलाता है। इसी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या कहना है, तो नाटक का जो अर्थ है वह नटों द्वारा, नटों मतलब जो नाटक करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, तो उन नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया है। ठीक है, तो कम से कम आप परिभाषा लिखिएगा तो इन दोनों के द्वारा जरूर लिखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, शेक्सपियर के द्वारा नाटक का क्या यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो नाटक दर्पण के समान है। दर्पण समझते हो ना, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस आईने में कहीं ना कहीं जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, चेहरा बन रहा है, लग रहा है कि वहाँ पर हम खुद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर शेक्सपियर बोल रहा है कि नाटक दर्पण के समान है, जिसमें प्रकृति, स्वरूप, बिंब, युग, आकृति तथा उसके प्रभाव प्रतिबिंब होते हैं। जिसमें जो नेचर है, प्रकृति है, उसका स्वरूप एक चित्र के रूप में, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, युग, आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं, यानी इन सभी चीज़ों का वहाँ पर चित्र बनता है दर्पण में, वही नाटक है। तो अलग अलग यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बताया, आप इनमें से कम 2 याद कीजिएगा, कम से कम 2, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं नाटक का उद्भव और विकास। तो देखिए, इसमें क्या लिखना है, भारतवर्ष में नाटकों का प्रचार बहुत प्राचीन काल से है। भारत में जो नाटक का प्रचार प्रसार है वो बहुत ही पुराने काल से है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र बहुत पुराना है। रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि में नट और नाटक का उल्लेख दिया गया है। हिंदी नाटक का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना गया है। हिंदी नाटक का जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र से ही माना गया है। और हरिश्चंद्र से पहले जो नाटक नाम, यानी नाटक के जो नाम की रचनाएं मिलती है, उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती है। यानी जो हरिश्चंद्र से पहले जो नाटक लिखी गई है, रचनाएं हुई है, उन नाटकों में आधुनिक, यानी आज के टाइम के नाटक की क्वालिटी नहीं मिलती है। यह पद्य में लिखे गए नाटकीय काव्य है, यानी इनसे पहले जो नाटक बनी हुई थी वो आज के टाइम की विशेषताएं नहीं बताती है, वह कहीं ना कहीं पद्य में लिखी गई नाटकीय है या फिर नाटकीय काव्य है। हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का भी अभाव नहीं रहा। ये सारे नाटक के बारे में आप लोग जानते होंगे, खास करके रामलीला वाले नाटक। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन ये रामलीला वाले नाटक जरूर देखे होंगे। परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला के नाटकों के अनुवाद के साथ इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखा। मौलिक नाटक का मतलब होता है जैसे कि आदर्शवादी लोगों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, जैसे महापुरुष लोग होते हैं ना, उन सभी के बारे में जीवनी लिखकर नाटक के रूप में प्रदर्शित करना। भारतेंदु से अब तक नाटक साहित्य व विकास हुआ है, यानी भारतेंदु से ही नाटक के साहित्य का विकास हुआ है, जो निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। तो देखिए, टोटल 4 युग है, ठीक है, नाटक के उद्भव और विकास के लिए। सबसे पहले तो यहाँ लाइन में बता दिया मैंने कि भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, और तीसरा है यहाँ पर प्रसाद युग। इसके बाद चौथा आपका
प्रगतिवादी युग या फिर इसको प्रसदोत्तर युग भी बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन सभी चारों को एक्सप्लेन कर लेना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा लंबा है, तो कोई भी लंबा नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी है। भारतेंदु, इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषय ज्ञान और अनुभव था। यानी इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो रंगमंच था, यानी जो स्टेज था, और जो विषयक था, यानी जिस विषय में ये नाटक को लिखते थे और उसके बारे में ज्ञान और अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था। ये सभी कारण से ही वह बहुत ही ज़्यादा सफल थे। इनके नाटकों के कथानक इतिहास पूर्ण तथा समसामयिक था। कहने का मतलब इनका जो नाटक था वह कथा के अनुसार था, ऐतिहासिक रूप से था तथा समय सामयिक, यानी जिस समय यह लिखते थे उसी समय रिलेटेड घटना से ही वह नाटक लेते थे। समय सामयिक का मतलब होता है उसी समय काल का। इन्होंने जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा व्यक्त करना चाहा था उसके लिए इन्हें नाटक उचित माध्यम प्रतीत हुआ। हास्य तथा व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए। हास्य का मतलब कॉमेडी वाला नाटक जो होता है ना, व्यंग का मतलब जैसे कि आप ऐसे भी नाटक देखे होंगे कहीं ना कहीं किसी नेताओं का इंसल्ट करके कॉमेडी करते हैं। आप लोग कई कवियों को देखे होंगे, ठीक है, चैनल या फिर कहीं कहीं वीडियो के माध्यम से, तो वह कॉमेडी करके या फिर व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों यानी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी प्रहार किए हैं। इनकी नाट्य कला में अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत 3 भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। साथ ही भारतेंदु ने अनेक नाटकों की रचना की जिसमें प्रमुख है पाखंड, विदामनाम, हिंसा हिंसा ना भवती। इसके अलावा धनंजय, विजय, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, कर्म पुजारी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि। तो देखिए इनके जो नाटक है, इनके द्वारा जो नाटक की रचना लिखी गई है भारतेंदु द्वारा, तो जो आपको याद आता है 2 से 3 को, जैसे कि ये शॉर्ट में है कर्म पुजारी, चंद्रावली, प्रेम योगिनी, तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि पैराग्राफ में आप इसे लिख पाओगे, कम से कम इससे नंबर मिलेंगे। तथा देखिए इनमें कुछ नाटक अनुदित भी है। अनुदित मतलब होता है अनुवाद किया हुआ दूसरे भाषा में। भारतेंदु ने नाट्य कला के सिद्धांत का सूक्ष्म अध्ययन किया था। वह रंगमंच की बारीकियों से भी परिचित थे। अपने जीवन काल में भारतेंदु ने अनेक नाटकों का अभिनय कराया और स्वयं भी अभिनय में भाग लिए थे। यानी ये तो भाई नाटक लिखते थे लेकिन ये खुद भी अभिनय करते थे नाटक को करने के लिए, यानी एक्टिंग भी करते थे। आगे देखिए भारतेंदु की प्रेरणा में उनके युग के अन्य अनेक लेखक भी नाटक की रचना की। यानी इनके अलावा और भी बहुत सारे लेखक थे इनके समय काल में जिन्होंने कई नाटकों की रचना की। और वो लेखक यहाँ पर देखिए, जैसे कि देखिए पहले नंबर पर आपका खंग बहादुर लाल ने भारत ललना, ठीक है, इधर आपको कॉमा के बाद नाटक का नाम मिलेगा और कॉमा से पहले नाटककार का नाम मिलेगा, मतलब जो लेखक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंग बहादुर लाल ने भारत ललना, इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी ने बुद्ध विलाप, भरत सौभाग्य, इसके अलावा यहाँ पर देखिए राधा चरण गोस्वामी ने सती चंद्रावती, अमर सिंह राठौर, तन मन धन तथा श्री गोसाई जी की रचना इसी काल में हुई थी। इन सभी नाटकों में प्रायः सुधार कुरीतियों, यानी जो भी कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों के सुधार के लिए नाटक लिखी जाती थी। देश प्रेम तथा हास्य की प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती थी, यानी साथ ही साथ जो कॉमेडी वाले जो नाटक होते थे उसकी भी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती थी, उसकी भी क्वालिटी होती थी। अब यहाँ पर दूसरे युग में आते हैं। दूसरा युग क्या था? द्विवेदी युग। इस युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। अवरुद्ध का मतलब होता है धीमी धीमी से कहीं ना कहीं नाटकों की प्रगति हो गई थी, रुक गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था। ये सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, यानी ये जो थे वह एक सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे। अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना ना हो सकी, यानी इस काल में जो मनोरंजन से रिलेटेड था, जो नाटक था, उसकी रचना नहीं हुई। फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र सात्विक प्रवृत्ति वाले महापुरुष थे, यानी इनके काल में जो नाटक लिखी गई वो हास्य नाटक नहीं थे, ठीक है। इनके काल में जो नाटक की रचना हुई वह सात्विक यानी सत्य वाले बातों पर, या फिर जो कई कई महापुरुष होते हैं, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण हो गए या फिर भगवान राम हो गए, इसके अलावा और भी जो विद्वान लोग थे उसके जीवनी से रिलेटेड यहाँ पर नाटकें लिखी गई थी, महापुरुषों से रिलेटेड। इस काल में रचे गए नाटक इस प्रकार है। देखिए इस काल में जो नाटक रचे गए थे वो यहाँ पर इस प्रकार है। जगन्नाथ चतुर्वेदी का तुलसीदास, इसके अलावा मिश्र वधु का शिवाजी। तो ये नाम आपको समझ में आ रहा है ना, ये कहीं कहीं, तो यहाँ पर देखिए ये जो नाम है, ये नाटक लिखी गई है इनके नाम पर, तो ये कहीं ना कहीं एक महापुरुष है, शिवाजी।
तो इनको लिखे हैं मिश्र वधू। इसके अलावा देखिए बद्री भट्ट का क्रुवन दहन, चंद्रगुप्त तथा दुर्गावती नाटक। इसके अलावा देखिए माधव शुक्ल का महाभारत। अतः इस युग में अनेक नाटकों का अनुवाद हुआ। तो कम से कम इन सभी के नाम के अलावे आपको इनके नाटक याद रखने हैं, ताकि हेडलाइन बनाकर कि इस काल में ये नाटक रची गई थी इनके द्वारा, ये लिख दोगे ना तो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर लिखी गई है इसी तरीके से आपको लिखना है, हेडलाइन देना है। उसके बाद फिर नंबर 1 पर लिखना है इनका नाम, इनके द्वारा लिखी गई नाटक, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा ताकि पन्ना भरेगा। आगे आते हैं तीसरे युग में। तीसरा युग क्या था? प्रसाद युग। यहाँ पर देखिए जय शंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की। प्रौढ़ता मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जो युवावस्था कहलाती है। तो प्रौढ़ता मतलब कहीं ना कहीं मजबूत वाला अवस्था होता है। तो हिंदी नाटक का सबसे मजबूत वाला ये अवस्था हो गया। ताकतवर, युवावस्था मतलब क्या होता है? मजबूत, ताकतवर, तो वही चीज़ है। उपन्यास साहित्य जो क्षेत्र प्रेमचंद का है, देखिए उपन्यास के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उपन्यास का जो क्षेत्र है ना वो प्रेमचंद का है। नाटक रचना में वही स्थान प्रसाद जी का है। जिस तरीके से प्रेमचंद जो उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से नाटक की रचना के लिए प्रसाद जी प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद जी, इनके हाथों में हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की, जिनकी विवरण इस प्रकार से है। अब देख लेते हैं इनके द्वारा रचित नाटक। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रेषित, राजश्री, वैशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घंट, चंद्रगुप्त, धोस्वामिनी। तो इस तरीके से जो आपको 2, 4, 5 याद हो जाए उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों का विषय भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया था। यानी जो जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने अपने नाटकों का जो विषय था वह भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया था। भारतीय इतिहास से यह अपने नाटकों को रचते थे। इन्होंने इसके पात्र भी अतीत से ग्रहण किया है। और इसका जो पात्र है, पात्र समझते हो कि किसके लिए ये नाटक लिख रहे हैं, किस विषय में ये नाटक लिख रहे हैं, तो वो भी इतिहास से ही यह ग्रहण करते थे। अपने प्रत्येक नाटक में एक ना एक उत्कृष्ट नारी चरित्र की उद्भावना की। और अपने नाटक में यह नारी के चरित्र के बारे में वह जरूर बताते थे, उसकी उद्भावना को जरूर उसमें प्रदर्शित करते थे। शिल्प के क्षेत्र में इन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी पद्धतियों के माध्यम सुंदर समन्वय स्थापित किया है। भारत और पश्चिमी पद्धतियों के बीच में एक सुंदर, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित किया है, समन्वय स्थापित किया है। चंद्रगुप्त इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। नाटक में गीत सृजन इनकी नाट्य कला की एक विशेषता है। नाटक में ये कहीं ना कहीं गीत के माध्यम से यह नाटक को बांटते थे, लिखते थे, और यही इनकी विशेषता है। प्रसाद युग में अनेक नाटकों की रचना हुई, जिसमें से मुख्य माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन, और इसी तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है, जैसे ये पॉइंट है ना उसी तरीके से, और इसी तरीके से गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला, राजमुकुट, और इसी तरीके से देखिए मुंशी प्रेमचंद का करबला संग्राम आदि, ये सारे नाटक है। ठीक है, जो इस काल में रचित हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4th आपका प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग में देखिए प्रसाद उपरांत इस परंपरा ने विशेष बल पकड़ा और उसकी अनेक धाराएं हो गई। तो इस काल में प्रसादोत्तर युग में अलग अलग तरीके से अलग टाइप के यहाँ पर बट गए जो नाटक थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो टाइप है वो आपका ऐतिहासिक नाटक। तो ऐतिहासिक नाटकारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर आदि उल्लेखनीय है। यानी ऐतिहासिक नाटक में, प्रसादोत्तर युग के ऐतिहासिक नाटक में ये सारे जो यहाँ पर लेखक है यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय और प्रसिद्ध थे। हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग, विषपान, शपथ, ये सारे इनके द्वारा रचित नाटक थे। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा के राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, हंस मयूर, बीरबल आदि इनके द्वारा है रचित नाटक। इसके अलावा जगदीश माथुर के कोणार्क एवं शारदीय की रचना कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो आपका प्रसादोत्तर युग है इसमें जो पहला टाइप है ऐतिहासिक नाटक, इसके यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जो सारे यहाँ पर नाम दिख रहे हैं ये इसके टाइम में उल्लेखनीय हैं, प्रसिद्ध थे। अब इसके बाद फिर इनके कुछ नाटक के बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी काल में दूसरा जो टाइप है समस्या मूलक नाटक। ऐतिहासिक नाटक आपका पहला था, दूसरा आपका समस्या मूलक। तो इसमें समस्या से रिलेटेड नाटक लिखी जाती थी। आप अगर चाहोगे तो यहाँ पर जो आप पहला टाइप लिखिए ना,
ऐतिहासिक नाटक, तो इसमें ऐसे भी उत्तर लिख सकते हो, इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है। और साथ ही साथ इस ऐतिहासिक नाटक में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य, ये सारे आप नाम स्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने से बनाकर लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दूसरे टाइप, समस्या मूलक नाटक, यानी समस्या से रिलेटेड नाटक लिखना, समस्या को मूल बनाकर, आधार बनाकर नाटक बनाना। तो इक्सन और बोनार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई, जिसमें मुख्य इस प्रकार से है। श्री उपेंद्र नाथ अस्क के झलक, ठीक है, इनका जो यहाँ पर नाटक है वो अस्क की झलक, कैद, उड़ान आदि थे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मिश्र के राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात, यहाँ पर हो जाएगा आधी रात, ठीक है, आधी रात, गुड़िया का घर, वत्सराज आदि। इसके अलावा देखिए सेठ गोविंद दास के हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, सेवापथ, दुख क्यों, बड़ा पापी कौन आदि। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सारा युग खत्म होता है। अतः हम नाटकों का उद्भव और विकास दिए गए युगों के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो आप आखिरी में लिखिएगा कि दिए गए 4 युगों के आधार पर हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। और वो 4 युग क्या क्या है, तो देखिए पहला आपका भारतेंदु युग, दूसरा आपका द्विवेदी युग, तीसरा जो आपका वो है आपका प्रसाद युग, चौथा आपका प्रगतिवादी युग, इसको बोल सकते हो प्रश्नोत्तर युग। तो इस तरीके से आपका ये आंसर खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया। कोशिश कीजिएगा खुद अपने से ऐड करने की, और कम से कम हर एक पैराग्राफ में लाइन छोड़ दीजिएगा 1 से 2 लाइन, ताकि आपका पन्ना भरेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।